तू फला तू नौरस तू है तू जहरा परवी, तेरे कब्जे में है गर्दू तेरी ठोकर में जमी। हाँ उठा जल्द उठा पाए मुकद्दर से जबी, मैं भी रुकने का नहीं वक्त भी रुकने का नहीं। लड़खड़ाए की कहा तक कि संभलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आरती शर्मा और आप देख रहे हैं द पीके टाइम्स। कैफी साहब द्वारा रचित औरत नज्म की ये वो पंक्तियां हैं जो आज हमारे खास कार्यक्रम शख्सियत में मैं अपनी खास शख्सियत को डेडिकेट करती हूँ, क्योंकि राजस्थान के रेगिस्तान के पाकिस्तानी बॉर्डर से सटे एक ऐसे कस्बे से वो आती है जहाँ बहुत सारी जो महिलाएं हैं वो स्कूल तक नहीं पहुंच पाती और वहां पर एक प्रधान बनकर पढ़ लिख कर प्रधान बन जाना किसी भी बड़े सपने से कम नहीं है। लेकिन उन्होंने LLB किया और आज राजनीति के जरिए लोगों की सेवा कर रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं धनाऊ प्रधान शम्मा बानो के। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका द पीके टाइम्स में। थैंक यू सो मच। आप एक अल्पसंख्यक वर्ग से संबंध रखने वाली वो महिला है जिन्होंने आपके इलाके के लोगों ने आपको प्रधान के तौर पर चुना। जानना चाहूंगी, एक आम महिला से प्रधान बनने तक का जो सफर है वो कैसे आपने तय किया? देखिए, मैं एक ऐसे गांव से आती हूं जहां पर बहुत सारी समस्याओं का अंबार है जी। जब जन्म हुआ तो एक छोटा सा गांव और उसमें बहुत सारी समस्याएं, एक नैरो माइंडेड सोच की बेटियां हैं जी, क्या कर लेंगी। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत सौभाग्यशाली रही मैं जी। कि मुझे ऐसे पेरेंट्स मिले जिन्होंने बेटों और बेटियों में कभी फ़र्क नहीं समझा। उन्होंने हमें अच्छी तालीम दी और सिर्फ अच्छी तालीम की बदौलत और अच्छे पेरेंट्स की वजह से ही मुझे लगता है कि हमने कुछ सपने देखे और उन सपनों को साकार करने की दिशा में चल पड़े और उसमें लोगों का सहयोग मिला जी। और बस आगे से आगे बढ़ते गए। परिवार, अगर पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात करें तो क्या वो एक राजनीतिक रही है? देखिए, मैं जिस परिवार से आती हूँ वो एक एकेडमिक फैमिली है जी। जहाँ पर सर्विसेज, पढ़ाई, इन पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। मेरे पिताजी भी ऑफिसर रहे, मेरी जो सिस्टर्स हैं वो भी गवर्नमेंट सर्वेंट हैं। लेकिन मेरी जब शादी हुई तो मुझे एक ऐसा पॉलिटिकल फैमिली मिली जहाँ मैंने पॉलिटिक्स क्या है उसकी बारीकियों को न सिर्फ देखा, मैंने बहुत करीब से उसको समझा भी। मुझे लगता है कि राजनीति को मैं शादी से पहले जो समझ रही थी बिल्कुल उससे विपरीत मैंने अपने परिवार में आकर के पाया। मुझे ससुर जी एक पिता के रूप में एक ऐसा आदर्श व्यक्ति मिला जिनको देख करके मैंने बहुत कुछ सीखा और शुरू से एक जज्बा था। पिताजी ने ये सिखाया था कि बेटा अगर इस जिंदगी में आए हो तो कुछ बेहतर करके जाना। बिल्कुल जी। तो एक जज्बा था कि कुछ अच्छा करना है, लेकिन ये नहीं पता था कि राजनीति के क्षेत्र में आकर के कुछ अच्छा करेंगे। तो जब फादर इन लॉ को देखा तो उनको देखा कि उन्होंने राजनीति को सिर्फ एक सेवा भाव के रूप में लिया। राजनीति क्या है मैंने उनसे सीखा और आज भी मैं अपना आदर्श उन्हीं को मानती हूँ। जी, जब निकाह के बाद आप जब हरी परिवार की बहू बनी तो कहीं ना कहीं एक बेहतर आपको राजनीतिक माहौल मिला। तो उसके बाद वो महत्वपूर्ण परिवर्तन जो आपकी जिंदगी में आए? जब पहला चुनाव लड़ा तो 2005 में लड़ा था जी। और उस वक्त में मेरे हस्बैंड गफूर अहमद जी वो प्रधान हुआ करते थे और मैं एक पंचायत समिति सदस्य हुआ करती थी। उस टाइम मेरी कॉलेज की पढ़ाई चल रही थी उसी दौरान, और जैसे ही वो जो टाइम पीरियड पूरा हुआ और अगला पंचायत समिति का चुनाव आया तो मेरे फादर इन लॉ का एक हमेशा से ऐसा एक सिस्टम रहता था कि वो किसी भी चुनाव को लड़ने से पहले, चाहे वो उनका खुद का हो, चाहे वो पंचायत समिति का हो, चाहे सरपंच का हो, कोई भी चुनाव हो, वो हमेशा लोगों की ओपिनियन लेते थे। उन्होंने कभी लोगों के ऊपर, जनता के ऊपर किसी भी नेता को थोपा नहीं। इवन हम लोग भी, चाहे मेरे हस्बैंड हो चाहे मैं हूँ, हम बेशक उनके परिवार के सदस्य थे, उनके बच्चे थे, लेकिन उन्होंने कभी उनके मुंह से हमारा नाम नहीं लिया। पता नहीं कि गॉड कहीं हमें, अल्लाह ताला हमें कहीं इसी क्षेत्र में ले जाना चाह रहा था। इसलिए जैसे ही मेरी कॉलेज की पढ़ाई पूरी हुई और पंचायती राज का चुनाव आया तो लोगों ने अपने आप से एक नाम लेना शुरू कर दिया कि अगला चुनाव शम्मा बानो जी लड़ेंगी जी। मुझे भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है, क्योंकि मेरा तो
ये था कि मैं शायद किसी और सेक्टर में जाती। जब बात चली तो उन्होंने धीरे धीरे, जैसे कुछ लोग आए, 1 बार 2 बार, कुछ 10 लोग आए, 20 लोग आए, पूरे सभी लोगों में एक ही आवाज आने लगी। तो उन्होंने मुझे बुलाया कि बेटा लोग चाह रहे हैं कि आप जनता की सेवा करो, तो फिर वही कि संघर्ष करोगे, अगर धूप में नहीं तपोगे तो तुम सीखोगे कैसे। मैं समझती हूँ कि सबसे अच्छा रहा कि हमें उन्होंने जमीन से जुड़ा रखा, हमें उन्होंने पंचायती राज से शुरुआत कराई। वो चाहते तो शायद हमें बड़ा चुनाव शुरू से ही लड़ा सकते थे जी। लेकिन उन्होंने ये कहा कि मैं अगर चाहता तो मैं तुम्हें सीधा विधायक बना सकता था, सीधा कोई बड़े पद पे दे सकता था, लेकिन बेटा अगर जनता की सेवा करना है तो पंचायती राज से अच्छा कोई भी जगह नहीं हो सकती जहाँ पर तुम जनता की सेवा करो, उनसे जुड़ाव रखो, और धूप में तपोगे तभी तुम सीखोगे। तो वही लगता है कि उसी वजह से कुछ सीखा भी है हमने और बहुत कुछ पाया भी है। जी। लेकिन जिस समाज से आप आती है ना, कि मायने ये रखता है कि वहाँ पर ज्यादा राजनीति में इतनी सक्रिय महिलाएं नहीं हैं, लेकिन जब आप सक्रिय तौर पर राजनीति में आई तो आपको भी क्या कुछ सुनने को मिला? वो संघर्ष कैसा रहा? देखिए, डेफिनेटली कुछ प्रॉब्लम्स तो आती हैं। एज अ वुमेन मुझे कुछ चीज़ों को फेस करना पड़ा, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म बाबा दे गए जी, जिसकी वजह से हमें एक प्लेटफॉर्म तो मिल गया, लेकिन उसके बाद में हमें अपने आप को सिर्फ प्रूव करना था। अगर हम अपने आप को प्रूव नहीं कर पाते तो शायद एक बार तो आप किसी नाम से चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन दोबारा आपको लोग स्वीकार नहीं करते। तो कहीं कहीं कुछ समस्याएं आई, जैसे मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन शुरुआत में जब मैं प्रधान बन गई थी, तो जब पहली बार प्रधान बनी तो जिले में पहला रिकॉर्ड था कि मैं निर्विरोध प्रधान बनी। जी। जैसे निर्विरोध प्रधान बनी तो समिति में जब जाना हुआ, बहुत बड़ा हुजूम मालाएं लेकर के वहां पर खड़ा हुआ था। मैं जस्ट कॉलेज पास आउट थी, तो मुझे खुशी के साथ साथ, बहुत ईमानदारी से बता रही हूँ, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का एहसास हुआ। उसी वक्त मेरे दिमाग में एक क्लिक हुआ कि इतने सारे लोग आपसे बहुत उम्मीद लेकर के, ये जो माला है ना, ये बहुत उम्मीद वाली माला है। बिल्कुल। ये सिर्फ वो स्वागत करने के हिसाब से नहीं, वो पता नहीं कितना कुछ सोच रहे हैं कि आप उनके बारे में कितना बेहतर करेंगी, आप उनके इलाके का कितना विकास करेंगी। तो वो जो बहुत बड़ी जिम्मेदारी का एहसास मुझे उसी वक्त हो गया था। और उसके बाद में मैंने अपनी कुछ प्रायोरिटीज तय की थी। मैंने अपनी जैसे 5 प्रायोरिटीज तय की, मैंने उस पर काम करना शुरू किया। हमारे यहाँ बेशक पानी की बड़ी तकलीफ है, रेगिस्तानी इलाका है, तो पानी की बड़ी समस्याएं रहती है यहाँ पर। तो बेशक हमने पहली प्रायोरिटी अपनी यही रखी थी कि हम पानी जगह जगह पर पहुँचाएं। उसके बाद में मैंने स्वास्थ्य, शिक्षा, इस तरीके से कुछ प्रायोरिटीज तय की थी। क्योंकि एजुकेटेड थी तो मुझे लगता था कि कुछ हम सिस्टमेटिक तरीके से काम करें, और हमारे साथ में बुजुर्गों का आशीर्वाद था, युवाओं का साथ था, बहनों का, माताओं का। तो जब शिक्षा के क्षेत्र में काम शुरू किया था तो संघर्ष वहीं से शुरू हुआ था। कुछ लोगों ने ये भी कहा था कि क्या कर लेंगी, बहुत सारे नेता हो लिए, बहुत लोग शिक्षा के बारे में काम कर चुके जी, कुछ नहीं होना है, ये तो ऐसे ही बस एक शिक्षा का वो टैग लेकर के घूम रही है। ये सुनने को मिला मुझे जी। बड़ा दर्द हुआ, तकलीफ हुई। लेकिन एक बात ये मैंने सोच रखी थी कि अगर मेरे मेहनत करने से या फिर मेरे से इंस्पायर होकर के अगर पूरे इलाके की सिर्फ एक बच्ची भी काबिल बन गई, अगर वो अपने माता पिता का नाम रोशन कर गई, तो शायद जो सुकून मुझे मिलेगा, बस उसी सुकून के लिए काम कर रही थी। मुझे कुछ पता नहीं था कि ये मेरी जो संघर्ष है या जो मेरा काम करने का जो तरीका है मुझे कहाँ ले जाएगा, मुझे कुछ भी नहीं पता था। मेरे पास में मैं लगातार, जैसे हम लोग जाते हैं पॉलिटिशियंस, शादी में गए, कहीं बैठक में गए जी, कहीं हम स्कूल चेक करने चले गए, ऐसे ही रोड पर हम कई महिलाओं का झुंड देखा, मैं रुक गई, वहां बात की। तो मैं हर गली, नुक्कड़, चौराहे पर, ढाणी में, हर जगह बात करने लगी कि प्लीज बच्चियों को पढ़ाओ, मत करो ऐसा। मुझे बहुत दर्द होता था जब छोटी छोटी बच्चियां सर पर पानी का घड़ा लेकर के वो जाती थी, बकरियां चराती थी। मुझे लगता था आप काम कराओ, लेकिन स्कूल के जो बाद में जो टाइम बचता है उसमें आप उनको छोटा मोटा घर का काम सिखाएं, लेकिन वो टाइम जो उनका हक है वो उनसे ना छीने। मैंने जब ये चीजें शुरू की तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि लोगों ने मेरा साथ देना शुरू किया, और धीरे 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 जो बच्चियों का पढ़ने का जो आंकड़ा था वो बढ़ता गया। मुझे नहीं पता था कि कहाँ तक बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं पता था।
मेरे पास में 2 साल बाद में, जब मैं पंचायत समिति कार्यालय में काम कर रही थी, उस टाइम मेरे पास कॉल आया विज्ञान भवन से। अच्छा। कि आपको प्रधानमंत्री जी सम्मानित करेंगे जी। तो पहला सवाल था वाई, क्यों? मुझे नहीं पता था कि क्या ऐसा मैंने कुछ अचीव कर लिया है। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि आप जब प्रधान बनी थी तो बच्चियों का जो एनरोलमेंट था वो 550 था, और सिर्फ 2 साल में 6550 बच्चियों का एनरोलमेंट पहुंच चुका है। अच्छा। ये मेरे लिए बहुत सुकून देने वाली बात थी, और मुझे लगता है कि अगर हम सोच लेना कि हमें पाना है तो हम उससे पाकर रहते हैं, लेकिन उसके लिए आपको नेक नियति से और मेहनत से, ईमानदारी से चलना पड़ता है। जी बिल्कुल। और आज राजस्थान में चूंकि शमा बानो एक जाना माना नाम भी बन चुका है, और आप हमेशा लोगों की सेवा के लिए तत्पर रहती है, नित नए प्रयास करती रहती है। जो आम जनता आप पर विश्वास जताती है, उस विश्वास को आप किस नजरिए से देखती है? देखिए, पहला चुनाव था तो लगा था कि कोशिश करूंगी, पता नहीं कितना प्रूव कर पाऊंगी खुद को। बहुत बड़ा नाम मुझे मिला था, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिला था, क्योंकि मेरे फादर इन लॉ जो हैं वो मारवाड़ के गांधी उनको कहा जाता था। एक बहुत बड़ा उनका नाम था, बहुत बड़ा एक ब्लाइंडली ट्रस्ट था लोगों का उनके ऊपर। और वहां पर पहली बार किसी उस परिवार से किसी महिला का राजनीति में आना, लोगों में भी उत्सुकता थी कि पता नहीं इस परिवार की महिला क्या कर लेंगी, या फिर इस इलाके की जो बच्ची हैं वो क्या कर लेंगी। तो बेशक बहुत सारी जिम्मेदारियां थी, बहुत बड़ा एक वो था कि कैसे प्रूव करूंगी खुद को। लेकिन जब पहला चुनाव हुआ तब तक तो लगा था, लोगों में भी ये था कि एक्सेप्ट करते हैं। पहला चुनाव, जब आप फ्रेशर होते हैं तो आपको ज्यादा कुछ सोचा नहीं जाता, आपकी थोड़ी बहुत इमेज वगैरह वो चीजें मैटर करती हैं, तो लोगों ने स्वीकार किया। लेकिन खुशी इस बात की हुई कि जब मैं दूसरी बार प्रधान बनी, अभी मैं दूसरी बार प्रधान हूँ जी, तब असल में खुशी इस बात की हुई कि ये जो चुनाव था ये मैंने खुद अपने बल पर और मेरे हस्बैंड के साथ से, हमारे लोगों के सहयोग से, हमने ढाणी गांव हम लोग गए, लोगों से हमने बात की। तो जो इस चुनाव में मैंने सीखा वो मैं पहले नहीं सीख पाई, क्योंकि पहले बाबा थे, उस टाइम चुनाव लड़ना आसान था, अभी थोड़ा मुश्किल था, कई ताकतें भी लगी थी हमें मतलब ये करने के लिए कि नहीं दूसरी बार नहीं बनना चाहिए, लेकिन लोगों का साथ था। तो खुशी इस बात की हुई कि दोबारा हमें लोगों ने स्वीकार किया, और दोबारा उसी सीट पर कि दीदी एक बार आपने इतना अच्छा किया तो हम चाहते हैं कि दोबारा आप ही प्रधान बने जी। ये सुकून देने वाली बात थी। तो चुनाव लड़ने के दौरान सबसे बड़ी समस्या क्या थी आपके लिए? समस्या नहीं कहूंगी, चुनौतियां तो होती है, बेशक होती है। आप राजनीति क्षेत्र ही चुनौतियों से भरा रहता है, बिल्कुल। लेकिन कोई भी काम हो, अगर आप शिद्दत से करते हैं, उसे दिल से करते हैं, तो चुनौतियां कुछ लगती नहीं। और मुझे लगता है कि जिंदगी में अगर चुनौतियां नहीं है तो फिर जिंदगी जीने का मकसद ही खत्म हो जाता है। चुनौतियां तो रहनी चाहिए, और चुनौतियां ही हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। तो हर बार कुछ न कुछ नई चुनौती होनी चाहिए, वही हमें आगे बढ़ाती है। अगर कुछ भी नहीं होगा, स्मूथली हमें एक रोड मिल जाएगा तो हम तो आराम से चलते रहेंगे। इंसानी फितरत है, उसके सामने चैलेंजेस आएंगे तो वो आगे बढ़ेगा। और चुनौतियां तो ज्यादा नहीं थी, बेशक ये था कि हमारे इलाके में जो कुछ काम हमने किया था उसे और बेहतरी की तरफ हमें ले जाना था। कुछ ऐसी चीजें थी जो लगता था कि 5 साल का टाइम पीरियड कम पड़ जाता है कई बार, जब आप बहुत सारे सपने लेकर के चलते हैं तो लगता था कि शायद ऊपर वाला थोड़ा और टाइम दे दे कि हम और अच्छा सा प्रूव कर पाए। तो अच्छा लगा कि लोगों ने फिर से विश्वास जताया। और जब मैं चुनाव कैंपेन के दौरान भी जा रही थी ना, तभी मुझे लग रहा था कि पता नहीं क्यों, लेकिन लोगों का ये था कि आपको ही देंगे, आप ही जीतेंगे। कहीं पर ऐसा मायूसी भरा माहौल दिखा ही नहीं मुझे। तो वो खुशी थी कि लोग चाहते थे दिल से, खुद लोगों ने सहयोग किया, लोग खुद घरों से बाहर आए कि नहीं आप ही चुनाव लड़े, आपके लिए हम करेंगे। चुनाव मैंने नहीं लड़ा, मेरी जनता ने चुनाव लड़ा जी। अब्दुल हादी जो कि आपके ससुर जी है, और एक विधायक के तौर पर उनका काफी दबदबा था, तो शमा बानो उस दबदबे को कैसे कायम रखेगी? दबदबा तो नहीं कहूंगी, लोगों का प्यार है, स्नेह है, और उन्होंने कभी दबदबे की राजनीति न उन्होंने खुद की, न हमें सिखाया। मतलब ये है कि लोगों का प्यार होता है तो अपने आप से नाम बड़ा हो जाता है। तो वो 1952 में उन्होंने पहला चुनाव लड़ा, सांसौर से विधायक रहे। और मेरे 4 फादर इन लॉ जो हैं वो पंचायती राज आने से पहले न्याय पंचायत हुआ करती थी, तो वो न्याय पंचायत के वो भी चेयरमैन रहे।
उनके बाद में फादर इन लॉ सांचौर से पहली विधानसभा से 1952 में वो एमएलए बने। उसके बाद में लगातार उन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। उनको मैंने बहुत करीब से देखा। वो सुबह उठने से लगा करके रात तक उनका लोगों के बीच ही उनका रहना, उनका जब वो लास्ट में बीमार हुआ करते थे तो डॉक्टर ने ये कहा कि अब आप रेस्ट कीजिए क्योंकि ज्यादा मिलना जुलना ठीक नहीं है। तो उन्होंने डॉक्टर को ये कहते हुए डांट दिया कि डॉक्टर आप क्या समझते हो, मतलब तुम कुछ भी नहीं समझते, मैं तो ठीक ही तुम्हारी दवाइयों से नहीं हो रहा, मैं इन लोगों के प्रेम से ठीक हो रहा हूँ। जिस दिन ये लोग मुझे छोड़ देंगे ना, मैं अपने आप खत्म हो जाऊंगा। तो उन्होंने ये कहा कि मैं जब तक जिंदा हूँ सिर्फ ये डोज है जो मुझे लोगों से मिल रही है, बाकी तुम्हारी दवाइयां थोड़ी असर कर रही है। तो उनका एक वो अलग ही शख्सियत थे कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी जनता के नाम कर दी। और कभी कभी बड़ी तकलीफ होती है, दर्द होता है जब आज की राजनीति हम देखते हैं, स्वार्थ की राजनीति हो गई है। और अभी कई जगह मुझे लगता है कि जो आज के युवा हैं उनको हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो लीडर्स रहे हैं, उनसे बहुत कुछ सीखना चाहिए। क्योंकि आज वो मुझे नहीं लगता कि हमें बार बार बताना चाहिए कि वो क्या थे, लेकिन जो जानते हैं उन्हें पता है कि वो कितने समर्पित थे जनता के लिए, अवाम के लिए। कई ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो लोग आज भी जब हम जाते हैं तो लोग उनका जिक्र करते हैं। और जब मेरा ये चुनाव था तो सबसे बड़ी बात जो मुझे टच कर गई वो ये थी कि तो मैं जब किसी ढाणी में किसी भी एरिया में जा रही थी तो जैसे अपन गए, मैं किसी जगह पर बैठी, जमीन पर बैठ करके हम महिलाएं बात करने लगी, तो हर ढाणी, हर गांव का बंदा ये कह रहा था कि हादी साहब तो रोज आया करते थे, वो तो हमारे बीच में खाना खाया करते थे, यहाँ खाट बिछाते थे, हम लोग इस चूल्हे पर खाना बनाते थे। मैं एक घर गई, दूसरे घर गई, तीसरे घर गई, जब मैं वापस गाड़ी में बैठी तो मैं सोचने लगी कि वो कितना लोगों को संभालते थे। मतलब आप हर इंसान ये कह रहा है कि वो तो हमारे ही यहाँ आते थे, तो आप कैसे उस टाइम को मैनेज करते थे, कैसे उन लोगों को आप संभालते थे। लेकिन वो कितनी बड़ी बात थी। आज स्वार्थ की राजनीति इतनी हावी हो चुकी है कि लोगों को सिर्फ लगता है कि पद होना चाहिए या फिर एक बड़ा नाम होना चाहिए, लेकिन वो उनके साथ कभी नहीं था। और मुझे भी लगता है कि हम ऐसा कभी नहीं करते जी। मुझे खुद को भी ये लगता है कि जब तक हम जिएंगे हम अपने लोगों के लिए काम करते रहेंगे, चाहे कोई पद मिले या ना मिले। पद सिर्फ एक जरिया होता है कि आप अपने लोगों के लिए कुछ बेहतर कर पाते हैं, लेकिन पद हो या ना हो हम अपने लोगों के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। क्योंकि कांग्रेस पार्टी से आप आती है, पार्टी के कामों को काफी नजदीक से आप देखती है, तो क्या लगता है पार्टी की विचारधारा को आप किस तरह से जनता तक पहुंचाती है? देखिए, मैं बहुत लकी समझती हूँ अपने आप को कि मुझे ऐसी विचारधारा से जुड़ने का मौका मिला और मुझे कांग्रेस पार्टी के एक सदस्य के रूप में काम करने का अवसर जो मिला है जी, मैं बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ अपने आप को। और ये जो एक पार्टी है ये सबसे पुरानी पार्टी है और बहुत ही वृहद रूप से पूरे हिंदुस्तान में फैली हुई पार्टी है जी। आप कहीं भी गांव में, ढाणी में आप जाएंगे तो कांग्रेस की बात करने वाला आपको हर जगह मिलेगा। तो हमें अपनी पार्टी को लोगों में बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं ग्रामीण परिवेश से ताल्लुक रखती हूँ। तो वहाँ पर हमारे लोग जानते हैं बहुत अच्छे से। बहुत ऐसे बुजुर्ग आपको मिलेंगे जो खुद बताएंगे चला करके कि कांग्रेस ने क्या किया है, कांग्रेस ने देश को बनाया है। आज अगर कोई लोग ये कहते हैं कि कांग्रेस ने क्या किया है, तो बहुत कुछ है कहने के लिए कि कांग्रेस ने देश को बनाया है। मैं तो यही कहूँगी। और कांग्रेस एक ऐसा दल है जिस पर लोग ट्रस्ट करते हैं, आज भी ट्रस्ट करते हैं और आगे भी करते हैं जी। लेकिन फिलहाल राजस्थान में कांग्रेस की जो परिस्थितियां बनी हुई है, आप भी जानती हैं कि एक तरफ जहां गहलोत गुट और एक सचिन पायलट गुट दो धड़ों में बढ़ चुका है, तो वहां पर आपको क्या लगता है कि परिस्थितियां आगे क्या सुधार हो सकता है उनके बीच में? डेफिनेटली होगा। देखिए, ये जो बातें हैं ये बहुत बड़े लेवल की बात है। मैं तो इसमें ज्यादा नहीं कुछ कह सकती। उम्मीद है कि आला कमान इस पर जल्द फैसला भी लेंगे। और बेशक सचिन पायलट जी हमारे सम्मानीय नेता हैं, अशोक गहलोत जी भी हमारे सम्मानीय नेता हैं, और दोनों ही पार्टी में विद इन पार्टी सारे लोग अपना काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि हम सभी जनप्रतिनिधि हैं, जनता के प्रतिनिधि हैं। तो जहां पर भी जनता के हितों की आवाज उठानी होगी वहां हम उठाएंगे। और अगर उसको कोई
अलग रूप में देखे, अलग वे में लेकर के जाकर के देखे तो वो गलत होगा। जी, लेकिन जिस तरीके से राजस्थान की राजनीति के समीकरण बन रहे हैं, हम देख रहे हैं कि दो धड़ों में बढ़ चुके हैं। आज कांग्रेस के ही नेता एक दूसरे के लिए विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि इस तरह से तो पार्टी को काफी प्रभावित कर रहे हैं? देखिए, विपक्ष तो मैं नहीं कहूंगी, क्योंकि जैसे भारत जोड़ो यात्रा हुई तो वो भी कुछ इश्यूज को लेकर के हुई थी, जैसे भ्रष्टाचार का मुद्दा वहां भी उठा था, और अभी जो संघर्ष यात्रा हुई उसमें भी भ्रष्टाचार का मुद्दा था। तो भ्रष्टाचार एक ऐसी बीमारी है, मैं कहूंगी, जिसके खिलाफ हम सभी को लड़ना चाहिए और सभी को एक होना चाहिए, वो चाहे कोई भी दल हो, कहीं से भी हो। और यहाँ तो हम अपने दल के साथ खड़े हैं, हम अपने पार्टी के लीडर्स के साथ खड़े हैं। सचिन पायलट जी की मैं बात करूं तो वो बेशक हमारे एक बहुत सम्मानीय नेता हैं और उन्होंने पार्टी के लिए बहुत कंट्रीब्यूट किया है। जैसे वो पीसीसी चीफ जब हुआ करते थे तो मुझे अवसर मिला पीसीसी में काम करने का, एक सेक्रेटरी के रूप में। तो हमने बहुत बारीकी से उनके कार्यशैली को देखा और बहुत फेयर लीडर हैं। उन्होंने मेहनत की और पार्टी को उस मुकाम तक लाया, और उस मेहनत में हम सभी ने अपना अपना योगदान दिया। जैसे कितने ही उपचुनाव हुए, हम लोग चाहे अजमेर का उपचुनाव हो, चाहे धौलपुर का हो, बहुत सारी जगह हम लोगों ने नॉन स्टॉप काम किया। मतलब मैंने पहले भी एक जगह बोला था कि सचिन पायलट जी पीसीसी चीफ होते हुए हम उनकी टीम में थे, तो उन्होंने अपनी टीम को एक बात कही थी कि मैं अगर 18 घंटे काम करूंगा तो मेरी टीम 15 घंटे काम करेगी। और बेशक हमने किया, पूरी टीम 15 घंटे लगातार काम करती थी। जो पीसीसी की कार्यकारिणी थी उसकी मीटिंग्स वीक में हुआ करती थी, 15 दिन में हुआ करती थी। बार बार वो रिव्यूज लेते थे कि हमें किसी भी हालत में सरकार बनानी है। तो बहुत डेडिकेशन है उनको पार्टी के लिए। जी, लेकिन लगातार ये बात भी कही जा रही है कि सचिन पायलट हो सकता है एक नई पार्टी बनाए, तो क्या अगर वो एक नई पार्टी बनाते हैं तो हादी परिवार उनके साथ खड़ा होगा? देखिए, कोई कहीं नहीं जा रहा, हम यहीं हैं लगातार, यहीं रह के संघर्ष करेंगे, अपने लोगों के साथ खड़े रहेंगे जी। कुछ ऐसी कोई बात नहीं। आपके पसंदीदा अगर नेता की हम बात करें तो वो कौन है? मेरे ससुर जी स्वर्गीय अब्दुल हादी जी, मेरे आदर्श वही थे और वही रहेंगे जी। लेकिन एक सच्चे लीडर की अगर हम परिभाषा तय करना चाहे तो क्या है आपकी नजर? सच्चा लीडर वही है, लीडरशिप का मतलब ही यही है कि आप अपने लोगों के लिए, उनके हितों के लिए हर वक्त खड़े रहें, उनके लिए तैयार रहें। तो मुझे लगता है कि मेरे जो ससुर जी थे, मैं उन्हें एक सच्चे नेता के रूप में, एक आदर्श के रूप में देखती हूँ, और वो एक पूरी डेफिनेशन है एक अच्छे नेता की। मुझे कहीं भी नहीं लगता, आज भी जब मैं जाकर के सोचती हूँ उनके बारे में, या फिर मैं उनका जितना भी मैं उनको समझ पाई, मैं देखती हूँ तो मुझे लगता है कि क्या ऐसे भी नेता होते हैं, और क्या काश, उम्मीद भी करती हूँ कि इस जमाने में भी हमें ऐसे नेता मिले जी। तो आई होप कि हम उनके नक्शे कदम पर चलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, और उम्मीद करती हूँ कि हमें ऊपर वाला इतनी शक्ति दे, ताकत दे और समझ दे कि हम उसी नक्शे कदम पर चल करके अपने जनता के लिए हर वक्त खड़े रहें जी। क्योंकि विधानसभा चुनाव नजदीक है, आप कौन सी सीट से चुनाव लड़ने जा रही है? मैं शिव विधानसभा से अपनी इच्छा रखती हूँ चुनाव लड़ने की, और उम्मीद करती हूँ कि जैसे लड़की हूँ लड़ सकती हूँ क्या नारा प्रियंका जी ने चलाया है जी। उसके तहत, और जो उदयपुर में भी काफी क्राइटेरियाज तय हुए थे, उसके तहत उम्मीद करती हूँ कि इस बार शिव विधानसभा से मुझे मौका मिलेगा पार्टी की ओर से जी। और अगर मौका मिलता है तो मैं डेफिनेटली अपने आप को प्रूव करूंगी। लेकिन जो कि शिव से अमीन खान जी जो है वो विधायक है, तो क्या आपको लगता है वहाँ से उनका साथ आपको मिलेगा? बेशक मिलेगा, क्योंकि मैंने खुद ने 15 साल से दावेदारी पेश की है, और हर बार पार्टी की ओर से ये कहा गया था कि वो हमारे सम्मानीय नेता हैं और आपको उनका साथ देना पड़ेगा। तो वफादारी में हमने कहीं कोई कमी छोड़ी नहीं, वो जग जाहिर है जी। और हर बार उनकी बेटी के रूप में मैंने उनका सहयोग किया, तो उम्मीद है कि वो पिता के रूप में मेरा सहयोग करेंगे जी। और चूंकि राजनीति के ऐसा क्षेत्र है जहां आपको 24 घंटे जनता की सेवा के लिए तत्पर रहना भी पड़ता है, लेकिन उसी इतर अपना एक मी टाइम अगर हम कहें, वो कैसे आप एक माँ के रूप में भी आप कैसे जिम्मेदारी को निभाती है? देखिए, जो जैसे मैं एक कॉलेज के प्रोग्राम में गई थी, तो मेरा बच्चों से इंटरेक्शन होता रहता है। तो बच्चों ने मुझे ये पूछा कि क्योंकि गर्ल्स कॉलेज था तो डेफिनेटली
बातें होती है गर्ल्स के बीच में, तो उन्होंने ये कहा कि दीदी आप पॉलिटिक्स में होकर के भी मतलब आपकी ब्यूटी का क्या राज है। तो मैंने ये कहा था कि कोई बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल तो नहीं हूँ, लेकिन जो भी अगर आपको लगता है तो ब्यूटी का राज यही है कि हमारे अपने जो लोग हैं वो हमें ताकत और हिम्मत देते हैं और वो हमें सुकून देते हैं जी। और जो मी टाइम है वो भी मैनेज कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि जब इंसान अंदर से खुश रहता है तो वो हर जगह उसको खुशियां मिलती हैं। और आई एम वेरी ब्लेस्ड कि एक बिटिया है, एक बेटा है छोटा, और जब भी जो थोड़ा सा टाइम मिलता है मैं उनके बीच में स्पेंड करती हूँ और उनको भी बहुत सारे लोगों की दुआएं मिल रही हैं। ये बहुत बड़ी बात है उनके लिए, क्योंकि अगर पेरेंट्स के रूप में उन्हें एक माता और पिता के रूप में ऐसे लीडर्स मिले हैं जो जनता से जुड़े हैं, तो सिर्फ हमारी दुआएं ना होकर के पूरे इलाके की दुआएं उन बच्चों को मिल रही है जी। तो इससे बड़ी क्या बात होगी। बिल्कुल। और चूंकि आप एक ऐसे परिवार से ताल्लुक रखती है, आदि परिवार, चूंकि आपके ससुर जी राजनीति में एक अच्छा लंबा वक्त उन्होंने बिताया है, अच्छा खासा अनुभव उन्हें रहा है, तो कहीं ना कहीं आप उनकी राजनीति की जो चुनौतियां हैं वो सब भी जानती है। आज जिस तरीके की राजनीति में चुनौतियां आ रही है, जिस तरीके के बदलाव एक देखने को मिल रहा है, आप उसे किस नजरिए से देखती है? इसको लेकर क्या विचार है आपके? देखिए, चुनौतियां हर समय की अलग अलग होती हैं। जैसे उस वक्त कुछ अलग चुनौतियां उनके सामने थी, उनको हकों की लड़ाई लड़नी थी उस वक्त में जी। उन्होंने लड़ी और उन्होंने अपने लोगों को प्रोटेक्ट भी किया। आज कुछ अलग चुनौतियां हैं हमारे बीच में, तो हम हर जैसे समय के हिसाब से ही अलग अलग परिस्थितियां बनती हैं, अलग अलग समस्याएं आती हैं जी। तो वक्त के हिसाब से ही हमें आगे बढ़ना है और उन चुनौतियों का सामना करना है जी। बिल्कुल। और चूंकि विधानसभा चुनाव नजदीक है और आप बता रही है कि आप शिव से विधानसभा चुनाव जो है वो इस बार लड़ने वाली है, तो क्या स्ट्रेटेजी आपकी रहने वाली है? किस तरीके से आप जनता के दिलों में बसने वाली है? देखिए, शिव की मैं बेटी हूँ, तो स्ट्रेटेजीज या सपने कहें तो सपने तो मेरे बचपन से ही हैं। जब मैं बहुत छोटी हुआ करती थी तो बचपन में जब समर वेकेशंस होते हैं, जब गर्मियों की छुट्टियां होती हैं, तो हमारे वालिद साहब हमको गांव ले जाया करते थे, क्योंकि पूरे साल तो स्कूल की छुट्टियां नहीं होती, नहीं आप जा सकते हैं, बीच में कभी एग्जाम्स हैं, कभी कुछ है, उनको भी छुट्टी नहीं होती थी। तो उन छुट्टियों में हम लोगों को पूरी तरह से गांव में छोड़ा जाता था। हमें अपने रिश्तेदारों के बीच में हमें कोई फैसिलिटीज नहीं मिलती थी। हम लोग जब वहां जाते थे तो एक छोटा सा गांव, वहां पे पानी की बड़ी समस्या होती थी। तो मुझे आज भी याद है कि जब मैं वहां पर हमारी बुआ जी पानी लेकर के आती थी तो एक मटमैला सा पानी वहां पर कटोरी में डाल करके वो देती थी। तो हम लोग कहते थे कि ये ऐसा पानी क्यों पीते हैं? तो मेरे वालिद साहब बताया करते थे कि बेटा इन लोगों के पास पानी नहीं है। तो हम लोग एक सवाल ये भी करते थे कि ये लोग रोज क्यों नहीं नहाते? तो वालिद साहब ले जाया करते थे, हमें वेल्स दिखाते थे, जो टांके होते हैं वो दिखाते थे, उन पर ताले लगे होते थे। वो दिखाते थे कि इनके अंदर का जो पानी है वो पीने का पानी भी इनके पास इतना है कि वो ताला लगा करके उसको स्टोर करके रखते हैं, तो वो नहाएंगे कैसे? तो बड़ी समस्याओं के साथ में हमने बहुत बारीकी से इन चीजों को देखा, बहुत तकलीफों को हमने देखा। तो शुरू से एक सोच रखा था कि अगर कभी भविष्य में कुछ भी बनने का या कुछ अपने आप को कुछ काबिल बन गए तो इन लोगों के लिए कुछ करूंगी हमेशा से। और आज भी वही सपना है कि अगर अल्लाह ताला ने मौका दिया, इंशाल्लाह लोगों के सहयोग से, दुआओं से, और पार्टी ने अगर इस काबिल बनाया हमें, तो बेशक मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ। बहुत सारे सपने हैं उन लोगों के लिए, और उनको एक नेता के रूप में नहीं, एक जन सेवक और एक बेटी के रूप में उनके बीच में खड़ी रहूंगी हमेशा जी। आज आप ही से प्रेरित होकर कई शम्मा बानो ऐसी है जो न सिर्फ राजनीति बल्कि हर क्षेत्र में एक नाम अपना रोशन करना चाहती है। उन शम्मा बानो को आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं एक छोटा सा वाक्य आपको बताना चाहूंगी कि मैं जब प्रधान बनी तो 3 साल के बाद में मेरा एक इंटरव्यू हो रहा था। तो बच्चों से मेरा इंटरव्यू तो बाद में हुआ, कोई टीम जयपुर से आई हुई थी और वो टीम मेरे पूरे इलाके में घूमने के बाद मुझसे मिली और उन्होंने ये बोला कि हम लोग अगर किसी क्षेत्र में जाते हैं तो पहले हम उन लीडर्स के बारे में जानते हैं लोगों से कि उनकी क्या राय है, अब हम आपसे बात करना चाहेंगे। तो उन्होंने मेरे से बात की और जब बात की तो उन्होंने एक मुझे वाकया बताया कि हम 2-3 स्कूल्स में गए, और क्योंकि मैं ग्रामीण परिवेश में राजनीति कर रही हूँ, उस एरिया से ताल्लुक रखती हूँ, तो वहाँ पर उन्होंने ये बताया कि जब हम स्कूल्स में गए तो उन्होंने पूछा कि राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन है?
तो बच्चे कुछ भी नहीं जाते, वो बहुत इनोसेंट से होते हैं। तो उन्होंने झट से बोला शमा बानो। तो बोले कि शमा बानो कौन है जी। तो बोले वो हमारी नेता है। वो क्या है? बोले कुछ नहीं पता, लेकिन वो हमारी नेता है जी। वो जो भी पद उनको बता रहे थे, उन्हें बच्चों को कुछ मैटर नहीं करता। ये जो चीजें हैं ये सुकून देती हैं हमें और हमें आगे बढ़ने को प्रेरित करती हैं। जैसे बच्चियां जो हैं, जैसे इंटरेक्शन होता है कॉलेजेस में, स्कूल्स में, तो बच्चियां मेरे को ये कहती हैं और वो इंस्पायर हो रही हैं, इससे बड़ी क्या चीज़ होंगी। जैसे स्कूल्स में अगर हम जा रहे हैं, कॉलेजेस में जा रहे हैं, तो बच्चियां कहती हैं कि दीदी हमें भी राजनीति में आना है। तो हम एक ऐसा बच्चों के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए एक ऐसा हम लोग रोल मॉडल या एक आदर्श छोड़ करके जाएं, उनके लिए एक ऐसा हम लोग इंस्पिरेशन बने कि वो लोग उसी सेक्टर में आना चाहें। हम ऐसा ना करें कि जैसे कई बार होता है ना कि बच्चे कहते हैं कि राजनीति में तो नहीं जाना क्योंकि वो अच्छा सेक्टर नहीं है। तो जब मैं कॉलेज में थी तब भी जब आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, बच्चों के बीच में डिस्कशंस होते हैं, बिल्कुल, तो हम लोगों में जब डिस्कशंस होते थे फ्रेंड्स में, तो कुछ लड़कियां कहती थी बेशक कि राजनीति तो अच्छा सेक्टर नहीं है, उसमें तो नहीं जाना चाहिए। तो मैं बच्चों से भी यही कहना चाहूंगी कि राजनीति बेशक एक अच्छा क्षेत्र है और उसको अच्छा बनाने के लिए अच्छे लोगों को आगे आना चाहिए और उनको, जब वो आगे लोग अच्छे आएंगे तभी राजनीति अच्छा क्षेत्र बनेगा। और उन्हें सपोर्ट कीजिए, जो अच्छे लोग हैं उनको हम सपोर्ट से ही आगे बढ़ा सकते हैं। तो एक दूसरे को सपोर्ट से हम आगे बढ़ेंगे और राजनीति को एक बहुत बेहतर तस्वीर दे करके आगे हम आने वाली पीढ़ी को जाएंगे। बहुत सारी शुभकामनाएं आपको आगे आने वाले चुनावों के लिए और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए। बहुत शुक्रिया, इट्स माय प्लेजर। तो ये थी शमा बानो जी से हमारी खास बातचीत। अगली बार फिर होगी किसी ऐसी ही शख्सियत से मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।